मेरा नाम रितेश है। मेरी इस कहानी में कुछ ऐसा हुआ जिसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी मुझे ऐसे मोड़ पर ले जाएगी, जहां से मुझे एक बहुत अहम फैसला बदलना पड़ेगा। मैं शहर का सबसे बड़ा ज्वेलर था और ज्वेलरी बनाता था। लोग दूर दूर से मेरे पास ज्वेलरी का ऑर्डर देने आते थे। एक दिन एक नई नवेली दुल्हन मेरे पास ज्वेलरी का ऑर्डर देने आई और कहने लगी, मैं आपको मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे अपनी पसंद का डिजाइन मिलना चाहिए। उसने अपने मोबाइल में एक ज्वेलरी सेट का फोटो दिखाया और कहा कि उसे सेम वैसी ही ज्वेलरी चाहिए। उसे वह ज्वेलरी 2 दिन बाद चाहिए थी। उसकी बातें मुझे अजीब लगीं क्योंकि सामान्य से सामान्य डिजाइन तैयार करने में भी लगभग 10 दिन का समय लग जाता था। लेकिन उसने जब मुंह मांगी कीमत देने की बात कही, तो मैंने उसकी ज्वेलरी खुद अपने हाथों से डिजाइन की। इस काम में मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। लेकिन जब मुझे नींद आई, तो मैंने एक अजीब सपना देखा। सपने में वह लड़की बहुत परेशान और तनाव में थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी जिंदगी में खुश नहीं थी। वह मुझसे कहने लगी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। इस सपने ने मुझे इतना डरा दिया कि मैं घबराकर उठ बैठा। उसके बाद से ही मेरी रातों की नींद उड़ गई। जब भी मैं सोता, मुझे वही लड़की सपने में दिखाई देने लगी। बचपन से ही हमने बड़ी गरीबी देखी थी। मैं लगभग 12 साल का था जब शॉर्ट सर्किट से हमारे घर में आग लग गई थी, जिससे जो बचा कुछ था वह भी जलकर राख हो गया था। हमारी गरीबी और बढ़ गई थी। मेरे परिवार में मेरे 2 भाई और 2 बहनें थीं। हम तीनों भाई मिलकर भी अपने घर की किस्मत नहीं बदल सके। हमारे बचपन के दिन बड़ी गरीबी में गुजरे थे। मेरे पिताजी को इसी टेंशन की वजह से हार्ट अटैक हुआ और उनकी मौत हो गई। अब हमारे सिर से पिता का साया भी उठ चुका था। उन दिनों मुझे अपने पिताजी की सबसे ज्यादा जरूरत थी क्योंकि मैं घर का सबसे छोटा बेटा था। मेरी माँ भी बीमार रहने लगी थी। मुझे दुनिया की कोई समझ नहीं थी। दोनों बड़े भाई बहुत ही देते। हमने इतनी परेशानियां देखी थीं कि हमारे अपने रिश्तेदारों पर से भी भरोसा उठ गया था। मेरे बड़े भाई शादीशुदा थे, जबकि छोटे कुंवारे थे और मैं केवल 12 साल का था। बड़े भाई 10,000 रुपये महीना कमाते थे। उनकी कमाई से ही हमारा खर्च चलता था। बाकी हम दोनों छोटे भाई कोई काम नहीं करते थे क्योंकि पिताजी के होते हुए हमें कभी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। माँ हमेशा सिखाती थीं कि घर और घरवालों की हिफाजत की जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है। पिताजी के मरने के बाद बड़े भाई भाभी और बच्चों को लेकर किराए के घर में शिफ्ट हो गए थे। अब हम 2 भाई बचे थे। फिर मेरे बीच वाले भाई ने भी अपनी मर्जी से शादी कर ली और वह भी अपनी पत्नी को लेकर अलग घर में रहने चले गए। अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। लेकिन मैं अपनी माँ और बहनों का साथ नहीं छोड़ सकता था। हमने बचपन से ही बड़ी गरीबी और परेशानियां देखी थीं। जब मैं 12 साल का था, तब हमारे घर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी और जो बचा खुचा था वह भी जलकर राख हो गया था। हमारी गरीबी और बढ़ गई थी। मेरे पिताजी को इसी टेंशन की वजह से हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। अब हमारे सिर से पिता का साया भी उठ चुका था। उन दिनों मुझे अपने पिताजी की सबसे ज्यादा जरूरत थी क्योंकि मैं घर का सबसे छोटा बेटा था। मेरी माँ भी बीमार रहने लगी थी। मुझे दुनिया की कोई समझ नहीं थी। दोनों बड़े भाई बहुत ही मेहनत करते थे। हमने इतनी परेशानियां देखी थीं कि हमारे अपने रिश्तेदारों पर से भी भरोसा उठ गया था। मेरे बड़े भाई शादीशुदा थे, जबकि छोटे कुंवारे थे और मैं केवल 12 साल का था। बड़े भाई 10,000 रुपये महीना कमाते थे। उनकी कमाई से ही हमारा खर्च चलता था। बाकी हम दोनों छोटे भाई कोई काम नहीं करते थे क्योंकि पिताजी के होते हुए हमें कभी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। माँ हमेशा सिखाती थीं कि घर और घरवालों की हिफाजत की जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती है। पिताजी के मरने के बाद बड़े भाई भाभी और बच्चों को लेकर किराए के घर में शिफ्ट हो गए थे। अब हम 2 भाई बचे थे। फिर मेरे बीच वाले भाई ने भी अपनी मर्जी से शादी कर ली और वह भी अपनी पत्नी को लेकर अलग घर में रहने चले गए। अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। लेकिन मैं अपनी माँ और बहनों का साथ नहीं छोड़ सकता था। मेरी माँ कहती थी कि तुम हम माँ बेटियों का अकेला सहारा हो। भाइयों से तो हमने उम्मीद लगाना ही छोड़ दिया था। लेकिन मेरे पिता का खानदान बहुत बड़ा था। पिताजी के होने तक तो सब लोग अपने थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सब अलग होते चले गए। मेरी माँ का मायका भी बहुत बड़ा था, लेकिन जब हम लोगों पर गरीबी और दुखों के पहाड़ टूट पड़े तो मेरी माँ के मायके वालों ने भी साथ छोड़ दिया। आग वाले हादसे के बाद और भैया भाभी के घर से चले जाने के बाद किसी ने हमारा हालचाल नहीं पूछा।
किसी ने यह नहीं पूछा कि हम किस हालात से गुजर रहे हैं। मेरी बड़ी दीदी ने सिलाई का काम किया और छोटी दीदी ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। इसी तरह से हमारे घर का खर्च चलने लगा था। अब मैं भी इस तरह की जिंदगी नहीं गुजार सकता था, इसलिए मैंने एक छोटी सी कॉस्मेटिक की शॉप खोल ली। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मेरे पिताजी का सपना था कि मैं खूब पढ़ूं लिखूं और उनका नाम रोशन करूं, लेकिन इस तरह से मेरी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठाया जा सकता था। इसलिए मैंने कुछ पैसे जमा किए और अपने घर में ही थोड़ा सा कॉस्मेटिक का सामान रख लिया और बेचने लगा। पिताजी का सपना पूरा करने के लिए मैं खूब दिल लगाकर पढ़ना चाहता था, लेकिन जब फीस के लिए पैसे नहीं बचे तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मैं तो यही चाहता था कि मैं पिताजी का सपना पूरा करूं, लेकिन हमारे हालात ऐसे नहीं थे कि मैं पढ़ सकूं। अब शायद यही किस्मत को मंजूर था। जब मैं कॉस्मेटिक की दुकान पर बैठता तो मेरी रोज की कमाई 20 रुपए या 25 से ज्यादा नहीं होती थी, क्योंकि हम जिस मोहल्ले में रहते थे वहां की महिलाएं ज्यादातर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही यूज करती थीं। मैं लोकल सामान ही लेकर आता था, इसलिए मेरा सामान ज्यादा बिक नहीं पाता था। अब इसी तरह से जिंदगी गुजर रही थी। मेरा समय इसी दुकान पर बीतता था। पूरा दिन मैं खाली ही रहता था। कभी कभी कोई महिला आती और एक दो चीजें लेकर चली जाती थी, बस इससे ज्यादा कोई सामान नहीं लेता था। मुझे अपने पिताजी के साथ बिताए हुए पल बहुत याद आने लगे थे। मैं हमेशा यही सोचता रहता था कि न जाने कब हमारी किस्मत बदलेगी। हमारी इस गरीबी की वजह से हमारे सारे रिश्तेदार हमसे दूर हो गए थे। कोई हमें पसंद नहीं करता था, क्योंकि आजकल तो पैसा ही जमाना है। जिसके पास पैसा होता है उसी के पास अपने होते हैं और उसी के पास रिश्तेदार भी होते हैं। उधर मेरे दोनों भाइयों की जिंदगी तो ठीक ठाक ही गुजर रही थी, क्योंकि वे अपना कमाते थे और अपने परिवार पर लगाते थे, लेकिन कहीं न कहीं वे अपनी माँ और बहन भाइयों को भूल चुके थे। मेरी माँ को मुझसे बहुत उम्मीदें थीं। उन्हें नहीं पता था कि एक दिन उनके अपने दोनों बेटे इतने बदल जाएंगे कि कभी अपने परिवार को पलटकर भी नहीं देखेंगे। पिताजी के सामने तो किसी भाई की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि तेज आवाज में भी बात कर सके, लेकिन आज वे दोनों अपने परिवारों के साथ अलग हो गए थे। उन्हें हम लोगों की कोई फिक्र नहीं थी कि हम लोग किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। एक वो समय था और एक यह समय है जब हमारा कोई अपना नहीं है। बहनों का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था, क्योंकि वे दोनों बहुत मेहनत करती थीं, फिर भी घर का खर्च पूरा नहीं हो पा रहा था। मैं कहीं बाहर काम ढूंढने के लिए जाता था तो मेरी उम्र देखते हुए मुझे काम नहीं दिया जाता था। अब हमारा गुजारा बहुत मुश्किल हो गया था। इस तरह से कुछ दिन जैसे तैसे गुजर रहे थे और घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चल रहा था। फिलहाल मजबूरी में मुझे कुछ करना ही पड़ा। मेरे दोस्त के पिताजी की एक ज्वेलरी की दुकान थी। मैं उनकी दुकान पर गया और उनसे बहुत अनुरोध किया कि वे मुझे नौकरी पर रख लें। मैंने कहा कि अगर वे कम पैसे देंगे तब भी चलेगा, क्योंकि काम न मिलने से तो अच्छा है कि कम पैसे ही आ जाएं। मेरे दोस्त के पिताजी ने मुझे सामान लाने ले जाने के लिए रख लिया। यह मेरा पहला दिन था जब मैं पहली बार काम करने के लिए अपने घर से बाहर निकला। उस दिन मेरी माँ और बहनों की आंखों में भी आंसू थे। वे मुझे गले लगाकर रो रही थीं। जब मैं रास्ते में जा रहा था तो अपने आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे यह सोचकर दुख हो रहा था कि मेरे पिताजी का सपना पूरा नहीं हो सका और मैं बड़ा इंसान नहीं बन पाऊंगा। पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे नहीं थे और बिना पढ़े लिखे अमीर आदमी कैसे बन सकूंगा। कोई नौकरी तक देने के लिए तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से ही यह नौकरी मिली थी। मैंने ठान लिया कि मैं खूब मेहनत करूंगा और अपने घर के हालात बेहतर करूंगा। आज मेरे पिताजी का सपना और मेरा सपना भी टूट गया था। बचपन से लेकर अब तक की सारी मेहनत बेकार चली गई थी। मेरे दोस्त उस समय पर रहा था और मैं उसी के पिताजी की दुकान पर नौकरी करने जा रहा था। अब मुझे यहीं से शुरुआत करनी थी। मुझे इस काम की जानकारी भी नहीं थी और ना ही पता था कि इस उम्र में मुझे किस किस परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जब मैं ज्वेलरी शॉप पर गया तो वहां पर मुझे सिर्फ कुछ सामान लाने ले जाने का ही काम दिया गया। बाकी समय में सारा दिन खाली रहता था। दुकान का मालिक मुझे दिन के 50 या 100 रुपए दे दिया करता था। मैं वही पैसे लाकर अपनी माँ के हाथ पर रख देता और उसी से मेरी माँ घर का खर्च चलाने लगीं। इसी तरह के दिन गुजरते चले गए। ज्वेलरी शॉप पर नौकरी करते हुए मुझे 6 साल हो गए थे। मेरी दुकान पर ज्वेलरी की डिजाइनिंग भी की जाती थी। वहां पर डिजाइनिंग को गौर से देखा करता था। मैं हर काम को अपनी आंखों में बसा रहा था। मेरी जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। धीरे धीरे मैं सब कुछ समझता और सीखता चला जा रहा था।
दिन में 100 रुपये की मजदूरी से अब मेरी मजदूरी 300 रुपये हो गई थी और मैं 18 साल का हो गया था। एक दिन दुकान के मालिक बहुत परेशान नजर आ रहे थे क्योंकि ज्वेलरी के डिजाइन को लेकर शिकायतें आने लगी थीं। मार्केट में फैंसी चीजों की डिमांड थी और ज्वेलरी के डिजाइन पुराने हो गए थे। एक दिन मैंने मालिक से जिद की कि मैं ज्वेलरी का डिजाइन तैयार करूंगा। मालिक को मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। उन्होंने डिजाइन बनाने से मना किया, लेकिन मैंने अपनी मर्जी के मुताबिक एक ज्वेलरी सेट बनाया। वह डिजाइन मालिक को बहुत पसंद आया था। मैंने खूब मेहनत की और उसके बाद मालिक को अपने नए नए डिजाइन बनाकर दिखाए। मालिक को मेरा काम बहुत पसंद आने लगा था। इसी तरह से मालिक ने धीरे धीरे मुझसे खुश होकर मेरी सैलरी भी बढ़ा दी। हमारे घर के हालात काफी बेहतर होते चले जा रहे थे। मैं बहुत मेहनत से काम कर रहा था। मेरी सैलरी 300 रुपये दिन की मजदूरी से अब 40,000 रुपये महीना हो गई थी। अब मेरी बहनों को भी काम करने की जरूरत नहीं थी। मैं अपने पैसे लाकर अपनी माँ को देता। मेरी माँ ने मेरी बहनों का दहेज इकट्ठा किया। दोनों दीदी की उम्र ज्यादा हो गई थी, इसलिए मेरी माँ ने अच्छा सा रिश्ता देखकर दोनों बहनों की शादी एक साथ कर दी। अब जब मैं घर आता तो माँ मुझे देखकर बहुत खुश होती थीं। उनकी खुशी देखकर मेरी सारी थकान उतर जाती थी। ऐसा लगता था कि मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई। इतने सालों से जो मैं काम कर रहा था, आज उसी काम ने हमारे घर के हालात बेहतर कर दिए थे। मालिक की तबीयत खराब रहने लगी थी। उन्होंने दुकान का सारा काम मेरे कंधों पर डाल दिया था। मेरा दोस्त पढ़ने के लिए बाहर चला गया था और मैं अकेला दुकान संभालने लगा था। इसी तरह से हमारी जिंदगी गुजर रही थी और मैं 24 साल का हो गया था। मेरी दोनों बहनें भी अपनी अपनी ससुराल में बहुत खुश थीं। 12 साल से लेकर 24 साल तक की उम्र का यह सफ़र बहुत मेहनत वाला रहा था। एक दिन अचानक ही मालिक की मौत हो गई। मेरा दोस्त मालिक का इकलौता बेटा था। उनकी पत्नी भी इस दुनिया में नहीं थीं। मेरे दोस्त ने आकर अपने पिता की दुकान संभाल ली थी। मैंने भी कुछ पैसे जमा किए और एक दुकान किराए पर ली और उसमें अपनी अलग ज्वेलरी की शॉप खोल ली। मैंने अपनी शॉप पर अपने बनाए हुए डिजाइन की ज्वेलरी बेचना शुरू किया। मेरी ज्वेलरी शॉप इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि लोग दूर दूर से मेरे पास ज्वेलरी का ऑर्डर देने के लिए आने लगे थे। मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी और हमारी जिंदगी में खुशियां वापस लौट आई थीं। मैंने अपनी दोस्त की दुकान को भी खरीद लिया। उसके बाद 2 मकान और खरीद लिए। अब मैं शहर का सबसे बड़ा ज्वेलर बन गया था, जिसका नाम सबसे ज्यादा था। लोग कहते थे कि मेरी दुकान पर अच्छे डिजाइन और कम रेट में अच्छी ज्वेलरी मिल जाती है। अब मैंने सिंपल ज्वेलरी का काम छोड़कर हैवी ज्वेलरी बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि शादी के सीजन में ज्यादातर दुल्हन की ज्वेलरी की डिमांड की जाती थी। इसलिए मेरे पास सिंपल और हैवी दोनों टाइप की ज्वेलरी बननी शुरू हो गई थी। मेरे इस काम में मुझे बहुत मुनाफा होता था। लोग ऑर्डर पर ज्वेलरी बनवाते और मुंह मांगी कीमत मुझे देकर चले जाते। मेरे काम के चर्चे दूर दूर तक होने लगे थे। अमीर परिवारों की महिलाएं जो लाखों करोड़ों रुपए के कपड़े खरीदती थीं, वे भी मेरे पास अपनी शादी या फिर फंक्शन में पहनने के लिए ज्वेलरी खरीदने के लिए आती थीं। इसी तरह से मेरी किस्मत का सितारा चमक उठा था। मेरा कारोबार बढ़ता ही चला जा रहा था। हमारे बुरे दिन खत्म हो गए थे। मेरे पिताजी का पढ़ाई वाला सपना तो पूरा नहीं हो सका था, लेकिन एक सपना था जो मैंने पूरा कर दिया था। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं कामयाब इंसान बनूं। आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया था। सारे शहर में मेरे ही चर्चे थे। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। बड़ी बड़ी कंपनियों ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था और उन्हीं कंपनियों में मेरी बनाई हुई ज्वेलरी सप्लाई होने लगी थी। अब मैंने भी ज्वेलरी का एक बहुत बड़ा शोरूम खोल लिया और अपने शोरूम की 23 शहरों में अलग अलग ब्रांच भी बना ली। मैंने बहुत सारे लोगों को अपने पास नौकरी पर रख लिया था। मैं सिर्फ डिजाइनिंग करता था, बाकी का सारा काम मेरे नौकर देख लेते थे। दिवाली, होली या और कोई त्योहार आता तो 24 घंटे मेरे शोरूम में कस्टमर की भीड़ लगी रहती थी। अब मेरे पास इतना पैसा आ गया था कि मैं हर त्योहार पर अपनी बहनों के घर ढेर सारा सामान भेजता था। मेरी बहनें अपने ससुराल में बड़ी इज्जत के साथ रहती थीं और अब उनकी इज्जत और भी बढ़ गई थी। मेरे भाइयों ने भी अब हमारे घर आना जाना शुरू कर दिया था। लेकिन मैंने अपने भाइयों से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे मेरे भाई होने के साथ साथ मेरी माँ के बेटे भी थे। वे हमारे घर में आते थे और मेरा दिल भी अब बहुत सुकून से हो गया था। जो खुशी मैं अपनी माँ और बहनों को देना चाहता था, वह खुशी अब उन्हें मिल रही थी। लेकिन अब मेरी माँ चाहती थी कि मैं शादी करूं। माँ हमेशा मुझसे शादी करने की जिद करती थीं,
लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहता था। मेरा इरादा था कि मैं अपने काम को और आगे तक ले जाऊं। लेकिन मेरी माँ कहती थी कि वे मेरे लिए लड़की ढूंढ लेंगी, बस मुझे परमिशन देनी होगी। पर मैं अभी और आगे बढ़ना चाहता था, इसलिए हर बार अपनी माँ को मना कर देता था। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे बहुत देर तक बात की और वह रोने लगीं। उन्होंने कहा कि अब वह घर में अकेली रहने लगी है। बेटियों की भी शादी हो गई है। वह बड़ी बहुओं को इस घर में लाना नहीं चाहती क्योंकि जिन्होंने हमारे मुश्किल समय में साथ नहीं दिया, उनसे दूरी ही बेहतर है। माँ ने कहा कि अब वह अपने सबसे छोटे और लाडले बेटे की शादी देखना चाहती है। इसके बाद माँ ने मुझे जो बात बताई, उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। सारी जिंदगी अकेले गुजार सकता था, लेकिन मैं इस बात के लिए कैसे मान सकता था। मैं ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं रखना चाहता था जिन्होंने परेशानी में हमारा साथ नहीं दिया। माँ ने बताया कि तुम्हारी भाभी की एक छोटी बहन भी है, जो तुम्हारी ही उम्र की है। जब तुम्हारे बड़े भैया की शादी हुई थी, तब तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी भाभी की छोटी बहन के साथ तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया था। अब तुम्हारी भाभी और उसके मायके वाले चाहते हैं कि तुम्हारी शादी उसकी छोटी बहन के साथ हो जाए। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था क्योंकि भाभी ही लड़ झगड़ कर मेरे भाइयों को अपने साथ लेकर चली गई थीं। अगर उनकी छोटी बहन हमारे घर में आ गई, तो वह भी मेरी माँ को मुझसे अलग करवा देगी। मैंने माँ से कहा, माँ, वह बचपन की बात थी और बचपन के साथ ही खत्म हो गए। आज तक अपने भैया और भाभी को माफ नहीं कर सका, तो उनकी साली को अपनी पत्नी कैसे बना सकता हूँ। माँ ने कहा, बेटा, यह रिश्ता तुम्हारे पिताजी ने तय किया था क्योंकि उन्हें तुम्हारी भाभी और उसकी छोटी बहन दोनों ही पसंद आ गई थीं। तुम्हारी भाभी की छोटी बहन ज्यादा खूबसूरत तो नहीं, लेकिन बहुत समझदार है। उसने तुम्हारे पिताजी के सामने कुछ ऐसा किया था जिसे उन्होंने यह रिश्ता पक्का कर दिया था। मैंने माँ से कहा, जो भी बात थी, लेकिन मैं वहाँ शादी नहीं करूँगा। जिस औरत ने मेरे भैया को उसके परिवार से अलग कर दिया, उसकी बहन से मैं कभी शादी नहीं कर सकता। वैसे भी आज तक भैया या भाभी ने मुझसे इस बारे में कुछ नहीं बताया। शायद इसकी वजह हमारी गरीबी थी। अब जब हम अमीर हो गए हैं, तभी भाभी ने अपनी बहन के रिश्ते के बारे में कहना शुरू कर दिया है। पर मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर मैंने कहीं और अपना रिश्ता पक्का कर लिया। मैंने सिर्फ उस लड़की को देखा था और माँ को वह लड़की पसंद आ गई थी। पुरानी बातों को मैं भूल जाना चाहता था और भूल ही गया था। एक दिन मैं अपनी शॉप पर बैठा हुआ था जब एक लड़की और एक स्मार्ट लड़का वहां आए। लड़की मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी और मेरी नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी। उस लड़के ने कहा कि वे ऑर्डर देने आए हैं। लड़की ने मुझे एक डिज़ाइन दिखाया और कहा कि उसे इस डिज़ाइन का ज्वेलरी सेट चाहिए। लड़की के चेहरे से साफ लग रहा था कि वह परेशान है। मैंने कहा कि यह बहुत हैवी ज्वेलरी डिज़ाइन है और इसे बनाने में 1 हफ्ता लगेगा। लेकिन लड़के ने जिद की और कहा कि उन्हें यह सेट परसों तक चाहिए। मैंने ऑर्डर ले लिया और पूरी रात बैठकर डिज़ाइन बनाने लगा। सुबह के 6 बज गए थे जब सेट पूरा हुआ। मैंने इतनी जल्दी कभी एक हेवी डिज़ाइन तैयार नहीं किया था। शायद वह लड़की बहुत लकी थी, लेकिन उसकी उदासी मुझे परेशान कर रही थी। सुबह घर आकर सोने गया और एक सपना देखा जिसमें वही लड़की मुझसे शिकायत कर रही थी। मैं घबराकर जाग गया और सोचने लगा कि मेरा इस लड़की से क्या कनेक्शन है। मैं उसे कैसे जानता हूँ। दिन भर परेशान रहा और सोचा कि कभी कभी हम जिसे दिमाग में बैठा लेते हैं, वही सपना बनकर आता है। इस विचार से मुझे थोड़ी राहत मिली और मैं दोबारा सो गया। पूरा दिन सोते हुए गुजर गया और रात हो गई। अब सब बंद करने का समय हो गया था। मैं सोचता रहा कि मेरे वर्कर ने शॉप बंद कर दी होगी। अगले दिन जब मैं शॉप पर गया, तो मैंने सारा दिन उस लड़की का इंतजार किया। मुझे लगा था कि वह लड़की या उसका पति ज्वेलरी सेट लेने जरूर आएंगे क्योंकि उनकी शादी उसी दिन थी। लड़के ने पेमेंट भी एडवांस में कर दिया था, लेकिन पूरे दिन इंतजार के बाद भी कोई नहीं आया। मैं परेशान हो गया कि आखिर क्या वजह हो सकती है कि कोई ज्वेलरी सेट लेने नहीं आया। फिर 2-3 दिन और गुजर गए, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। कई महीने बीत गए और वह ज्वेलरी सेट मैंने संभाल कर रखा था। लगभग 3 महीने गुजर चुके थे। मेरे घर में मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। माँ चाहती थीं कि मेरी शादी जल्दी हो क्योंकि रिश्ता पक्का हो चुका था और लड़की वालों को भी जल्दी थी। माँ ने मेरी दोनों बहनों की शादी तो बहुत सिंपल तरीके से की थी, लेकिन मेरी शादी को धूमधाम से करना चाहती थीं। भैया भाभी भी मेरी शादी के लिए 1 महीना पहले ही आ गए थे।
लेकिन भाभी का मूड खराब लग रहा था। मैंने ही उन्हें इनवाइट किया था ताकि माँ खुश रहें। माँ ने कहा कि वह मेरे साथ भैया के ससुराल में इनविटेशन देने चलेंगी क्योंकि हमने बचपन का रिश्ता तोड़ दिया था। मैं वहां जाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि भाभी को उनके मायके लेकर चली जाओ। माँ और भाभी इनविटेशन कार्ड लेकर चली गईं और लोगों ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। मुझे लगा कि हालात बदलने पर रिश्तेदारों का व्यवहार भी बदल जाता है। हमारे घर में शादी का माहौल था। मेरी बहनों की फ्रेंड्स और मोहल्ले की लड़कियां भी आई थीं। मुझे देखते ही सबने बधाई दी। अचानक मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो एक साइड में खामोश बैठी थी। जब मेरी बड़ी दीदी ने उसे एंजॉय करने के लिए कहा, तब मेरा ध्यान उसकी तरफ गया। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वह वही लड़की थी जिसने ज्वेलरी सेट का ऑर्डर दिया था और अब तक लेने नहीं आई थी। उसके चेहरे ने मुझे परेशान कर रखा था। जब हमारी नजरें मिलीं, तो वह मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। मैं फौरन अपने कमरे में चला गया और किसी से कोई बात नहीं की। लेकिन दिमाग में वही सवाल घूमने लगे कि वह लड़की मेरे सपने में क्यों आई थी और उसने ज्वेलरी सेट क्यों नहीं लिया। शायद उन्होंने कहीं और से ज्वेलरी सेट बनवा लिया होगा। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि वह लड़की हमारे घर में क्या कर रही थी और आज भी इतनी उदास क्यों थी। अचानक मेरी पर्सनल कॉल आ गई। जब मैं कॉल से फ्री होकर बाहर आया, तो वह लड़की गायब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह यहाँ से जा चुकी है। मेरी शादी में अभी 3 दिन बाकी थे और घर में गाने बजाने का फंक्शन हो रहा था। अगले दिन मैं शॉप से जल्दी फ्री होकर घर आ गया। घर में गाना बजाना हो रहा था और कुछ लड़कियां डांस भी कर रही थीं। लेकिन वह लड़की कहीं नहीं दिख रही थी। मैंने बड़ी दीदी को ढूंढने की कोशिश की ताकि उससे उस लड़की के बारे में पूछ सकूं। माँ से कहा कि मुझे बड़ी दीदी से बात करनी है, लेकिन घर में शोर इतना था कि माँ को मेरी बात समझ नहीं आई। फिर मैं खुद ही दीदी को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। तभी अचानक मुझे अपने कमरे से कुछ काम याद आ गया, इसलिए मैं अपने कमरे में चला गया। जब अपने कमरे में गया तो सोचा कि वह ज्वेलरी सेट भी बैंक में डाल दूं और दीदी से कह दूंगा कि वह अपने हाथ से उस लड़की को दे देंगी। मैंने उस ज्वेलरी सेट का बैग अपने हाथ में ले लिया और कमरे से बाहर निकल गया। तभी अचानक मेरी छोटी भाभी भागती हुई आई और मेरे हाथ से वह बैग छीन लिया। मैं भाभी से मना कर रहा था, लेकिन भाभी जबरदस्ती बैग को खोलने लगीं। कहने लगीं, दिखाओ हमें अपनी पत्नी के लिए क्या लेकर आए हो। मैं अपनी छोटी भाभी और बड़ी भाभी से ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन मुझे उनसे उस ज्वेलरी सेट को खोलने से मना करना पड़ रहा था। मैं लगातार भाभी को मना करता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं सुनी और बैग में ज्वेलरी सेट देखकर खुश होने लगीं। कहने लगीं, वाह देवर जी, अपनी पत्नी के लिए तो बड़ा खूबसूरत ज्वेलरी सेट बनाकर लाए हो। फिर वह सारे मेहमानों को एक एक करके वह ज्वेलरी सेट दिखाने लगीं। तभी अचानक मेरी बड़ी दीदी ने वह सेट भाभी के हाथ से छीन लिया और कहने लगीं, शायद मेरा भाई भाभी को मुंह दिखाई में गिफ्ट देने वाला है, इसलिए किसी को दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन आपने तो उसे खोलकर सबके सामने पेश कर दिया। मेरी दीदी ने जल्दी से सेट को पैक करके बैग में डालकर मेरे हाथ में दे दिया। सब लोग ज्वेलरी सेट देखकर कह रहे थे कि बहुत खूबसूरत ज्वेलरी सेट है। लगता है इसका डिजाइन रितेश ने बड़े प्यार से और लगन के साथ बनाया है। यह बात मुझे बहुत पसंद आई थी और मैं सोच में पड़ गया था कि सच में क्या मैंने सेट को बहुत लगन और प्यार के साथ बनाया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि सेट बहुत स्पेशल है। लेकिन सोचने वाली बात यह भी थी कि मैं उस लड़की के लिए इतने प्यार और लगन के साथ सेट तैयार कर लूंगा। मैं तो उस लड़की को जानता तक नहीं था और वैसे भी शायद इस लड़की की शादी हो गई है। यह लड़की अपने होने वाले पति के साथ मेरी शॉप पर आई थी। फिर ना जाने क्यों मेरे दिल में उस लड़की के लिए फीलिंग्स उभर कर आ रही थीं। घर के सारे लोग यह ज्वेलरी सेट देख चुके थे। मैंने सबसे कहा कि दीदी ठीक कह रही है कि यह मेरी कस्टमर का सेट है। यह मुझे अपने कस्टमर तक पहुंचाना है। कुछ दिन तक वह कर डॉट ज्वेलरी सेट लेकर नहीं गई थी, इसलिए अभी तक ही ज्वेलरी सेट मैंने संभाल कर रखा हुआ था। मेरी दीदी मेरा हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गई और कहने लगीं, रितेश तुम्हें मुझसे कुछ पर्सनल बात करनी थी, बताओ क्या बात है। दीदी को मैंने बताया कि मुझे आपसे उस लड़की के बारे में पूछना है जिससे आप उस दिन बात कर रही थीं। वह लड़की कौन है? आप उस लड़की को कैसे जानती हो? दीदी समझ नहीं पा रही थीं कि मैं किस लड़की की बात कर रहा हूँ। जब मैंने उनको काफी देर तक समझाया और उनको उस लड़की की पहचान बताई तो फिर वह समझ गईं और उसके बाद उन्होंने जो मुझे बताया वह मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था।
वह मेरे भैया की साली थी जिससे मेरा रिश्ता 10 साल की उम्र में फिक्स हो गया था। दीदी ने जब मुझे बताया तो मुझे अचानक इस बात को सुनकर शौक लग गया था। मुझे पहली बार किसी लड़की को रिजेक्ट करके अफसोस हो रहा था। मुझे इतनी मासूम और अपसेट नजर आ रही थी। शायद उस लड़के के साथ शादी करके खुश नहीं थी। क्या पता वह लड़का देखने में खूबसूरत था, क्योंकि हर इंसान की खूबसूरती से आप उसके नेचर का अंदाजा नहीं लगा सकते। ऐसा भी तो हो सकता है कि वह देखने में खूबसूरत हो और उसका नेचर बहुत खराब हो। उसका बिहेवियर इस लड़की के साथ ठीक नहीं रहता हो। यही वजह हो उसके अपसेट रहने की। उसके पेरेंट्स ने तो लड़का अच्छा और स्मार्ट देखकर उसकी शादी कर दी होगी। लेकिन यह बात तो बाद में पता चलती है कि लड़का कैसा है और उसका बिहेवियर कैसा है। शायद इसमें मेरी भी कुछ गलती थी, पर अफसोस करने से कोई फायदा नहीं था। अब तो उस लड़की की शादी हो चुकी है और अब तो मेरी भी शादी होने वाली है। अब पुराना टाइम हाथ से निकल चुका। मैं चाहकर भी उस लड़की को दिलासा नहीं दे सकता था। दीदी तो यह सारी बात बताकर चली गई थीं, लेकिन मैं अभी भी उन बातों में खोया हुआ था। आज मेरी हल्दी की रस्म थी। मेहमान आने शुरू हो गए थे और मेरी भाभी के मायके वालों के साथ वह भी हमारे घर पर आई थीं। मैं जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकला तो वह लड़की हमारे घर आई हुई थी। मैंने उस लड़की से बात करने की कोशिश की। मेरी उससे नज़र मिलाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैंने कहा, आपका ज्वेलरी सेट मेरे पास है, आप मेरे साथ मेरे कमरे में चलिए। मैं आपका ज्वेलरी सेट आपको दे देता हूँ। अगर बाहर सब लोगों के सामने दूंगा तो कोई हमें गलत समझेगा। वह मेरे साथ मेरे कमरे में चली गई तो मैंने अपनी अलमारी से निकालकर उसे उसका ज्वेलरी सेट दे दिया और कहा, आप अपनी शादी में पहनने के लिए यह ज्वेलरी सेट क्यों नहीं लेकर गईं? यह तो आपने पर्सनली अपनी शादी के लिए बनवाया था और यह मेरे पास काफी टाइम से रखा हुआ है। आपको अपने घर में दिखाई दी तो मैंने सोचा कि आपकी अमानत आपको लौटा दूं। वह ज्वेलरी सेट को देखकर खामोश हो गई और कुछ देर बाद कहने लगी, मुझे ज्वेलरी सेट नहीं चाहिए, क्योंकि अभी मुझे नहीं पहनना और ना ही मुझे इसकी जरूरत है। आप ही मेरी तरफ से अपनी वाइफ को गिफ्ट कर देना। मैंने कहा, नहीं, आपके हस्बैंड ने आपकी डिमांड पर मुझसे डिजाइन करवाया है। आपकी पसंद का सेट है और आपके पति ने मुझे इसके पैसे भी दिए हैं। मैं यह ज्वेलरी सेट अपने पास कैसे रख सकता हूँ? तो वह रोने लगी और कहने लगी, वो लड़का मेरा पति नहीं है। मैंने बड़ी हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, तो फिर वह आपको अपनी होने वाली पत्नी क्यों कह रहा था? उस लड़की ने बताया, मेरी शादी उस लड़के के साथ होने वाली थी, पर मुझे वह लड़का पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने अपने माता पिता से इस शादी के लिए इनकार कर दिया। मैंने पूछा, इसका क्या मतलब है? आपकी शादी को तो 2 दिन रह गए थे। आपने अपनी शादी से 2 दिन पहले शादी के लिए इनकार क्यों कर दिया? तो वह कहने लगी, बस मुझे वह लड़का पसंद नहीं था और ना ही मुझे उससे शादी करनी थी। यह सब सुनकर तो मैं चौंक गया था, क्योंकि उस लड़के में ना तो कोई कमी थी और ना ही वह देखने में बुरा लग रहा था, बल्कि वह तो स्मार्ट था और अपनी होने वाली पत्नी की डिमांड पर इतना महंगा ज्वेलरी सेट डिजाइन करवा रहा था। मैंने कहा, क्या उस लड़के में कोई कमी थी या फिर वह आपको परेशान करता था जिस वजह से आपने उससे शादी करने के लिए इनकार कर दिया? तो वह लड़की कहने लगी, नहीं, उस लड़के में तो कोई खराबी नहीं थी और ना ही वह मुझे किसी तरह से परेशान करता था। मैंने उस लड़की से कहा, आप मुझे माफ कर दो, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। मैंने आपको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन आपने शादी क्यों नहीं की? तो वह बोली, जो भी प्रॉब्लम थी वह हमारी फैमिली वालों के बीच थी। फिर आपने शादी क्यों नहीं की? तो वह लड़की रोने लगी और कहने लगी, बस मुझे शादी नहीं करनी थी। उस लड़के के साथ मुझे तो किसी और के साथ शादी करनी थी। मैंने कहा, तो आप उस लड़के के बारे में अपने पेरेंट्स को बता दो। तो वह बोली, मुझे किसी के साथ शादी नहीं करनी, मैं सारी जिंदगी इसी तरह से गुजार दूंगी। मैंने कहा, ऐसे अकेले जिंदगी नहीं गुजारी जाती और मैंने सुना है कि हम दोनों का बचपन से रिश्ता तय हुआ था, इसलिए आप पुरानी बातों को भूल जाओ और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। मेरी यह बात सुनकर वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे रोता हुआ देखकर अचानक मेरा दिल दुखने लगा था। अचानक मैं उसके लिए परेशान होने लगा। ना जाने क्यों, उसे रोता हुआ देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। मैंने उसे तसल्ली दी और उसके आंसू साफ किए। मैंने पूछा, आप रो क्यों रही हो? आपके रोने की वजह क्या है और आप शादी क्यों नहीं करना चाहती? उसने बताया, मैं जिससे प्यार करती हूँ वह लड़का आप हो। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हमारा रिश्ता बचपन में ही फिक्स हो गया था।
इसीलिए मेरी आंखों में आपके लिए सपने सजे हुए हैं। लेकिन मेरी दीदी, जो आपके घर में गरीबी की वजह से परेशान रहती थी, उनको परेशान देखकर मेरे माता पिता ने यह फैसला कर लिया कि जब उनकी छोटी बेटी जवान होगी तो वे मेरी शादी आपसे नहीं करेंगे, क्योंकि जिस घर में उनकी बड़ी बेटी परेशान रह रही है वे उसी घर में अपनी छोटी बेटी को नहीं भेजना चाहते। लेकिन मैं तो आपसे शादी करना चाहती थी। मैंने हर बार अपने पेरेंट्स को आपके लिए मनाने की कोशिश की। जब मेरा कोई रिश्ता आता था तो मैं हर बार आपके लिए ही इनकार कर देती थी और दिन रात आपकी गरीबी खत्म होने की प्रार्थना करती रहती थी। पर जब आपके घर के हालात बेहतर हो गए तो आपकी भाभी और मेरी दीदी ने हमारे घर पर आकर इस रिश्ते के लिए सबको तैयार कर लिया। पर शायद ऐसा होना मेरे भाग्य में नहीं लिखा था। जब आपकी माँ ने हम दोनों के रिश्ते की बात की तो आपने इनकार कर दिया और मेरी आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अब जब मेरे पेरेंट्स हमारे रिश्ते के लिए मान गए थे तो आप राजी नहीं हुए। फिर मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि वे जहां चाहें मेरा रिश्ता तय कर सकते हैं। मेरे पिताजी ने मेरा रिश्ता मेरे भैया के दोस्त के साथ तय कर दिया था, जो बहुत स्मार्ट और अमीर था। उस लड़के में कोई कमी नहीं थी। मेरे पिताजी ने मेरे लिए कोई गलत फैसला नहीं किया था, क्योंकि वह रिश्ता मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट था। पर जब वह मुझे आपकी शॉप पर ज्वेलरी सेट डिजाइन करवाने के लिए लेकर गया तो मुझे हमारा बचपन वाला रिश्ता फिर से याद आ गया। हम दोनों ने अपना बचपन अनजान बनकर गुजार दिया, क्योंकि हमारी फैमिली में हमारे रिश्ते की बातें होती थीं और इसी वजह से हमेशा मेरे दिल में आपके लिए मोहब्बत जागती रहती थी। लेकिन जब मेरी शादी का टाइम आया तो मैंने शादी से इनकार कर दिया और कह दिया कि मुझे वह लड़का पसंद नहीं। मैंने ठान लिया था कि जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती मैं कहीं भी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि जब तक आपकी शादी नहीं हो रही मुझे एक उम्मीद यह है कि अभी आपकी शादी नहीं हुई, लेकिन जिस दिन आपकी शादी हो जाएगी उसके बाद मैं भी शादी कर लूंगी। उस लड़की की बातें सुनकर मैं हैरान रह गया कि वह मुझसे इतनी मोहब्बत करती थी कि मुझसे 1000 गुना बेहतर लड़के में भी कमी निकालकर उसने अपनी शादी से इनकार कर दिया। मैंने अपनी भाभी की नाराजगी का गुस्सा उस बेचारी मासूम लड़की पर निकाल दिया। एक बार भी उसके बारे में नहीं सोचा कि वह अभी भी मेरे दिल में अपनी बचपन वाली मोहब्बत को जगाए बैठी है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। मैं तुम्हारी उम्मीद को पूरा करना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वह चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी और कहने लगी, मैं तो आपको बचपन से प्यार करती हूँ, इसलिए शादी से कभी इनकार नहीं करूंगी। क्या आप मुझसे शादी करना चाहते हो? मैंने कहा, हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अपनी फैमिली मैटर से परेशान होकर अपना गुस्सा तुमसे रिश्ता खत्म करके निकाल रहा था। पर वह कहने लगी, आपकी तो शादी होने वाली है, फिर उस लड़की का क्या होगा जो आपका इंतजार कर रही है? मैंने कहा, तुम उसके लिए परेशान मत हो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। बस मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। हम अपने पेरेंट्स के किए हुए रिश्ते को खत्म नहीं करेंगे। मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे इस लड़की के साथ शादी करनी है। जहाँ पर मेरी शादी होने वाली थी वहाँ से आप इनकार कर दो। मेरा यह फैसला सुनकर मेरी माँ बहुत खुश हुई थी और माँ से ज्यादा खुश मेरी भाभी हुई थी, क्योंकि हमारे घर के हालात बदलने से भाभी भी यही चाहती थीं कि उनकी बहन की शादी मेरे साथ हो जाए। माँ और भाभी ने मिलकर लड़की वालों से माफी मांग ली थी और वहाँ से मेरा रिश्ता खत्म हो गया था। जिस दिन मेरी शादी होने वाली थी और जिस मंडप में मेरी शादी होने वाली थी, मेरी शादी उसी दिन हुई और उस लड़की के साथ नहीं जिससे शादी होने वाली थी, बल्कि उसके साथ जो मुझे बचपन से प्यार करती थी। अब मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे एक ऐसी लड़की मिली जो मेरी अमीरी से प्यार नहीं करती थी बल्कि बचपन से ही मुझे चाहती थी। मेरी पत्नी को मुझसे कोई लालच और मतलब नहीं था। अगर उसे लालच होता तो वह मुझसे भी ज्यादा अमीर लड़के को कभी रिजेक्ट नहीं करती। मैं अपनी फैमिली से बहुत खुश हूँ और मेरे भैया भाभी भी हमारे घर में आकर रहने लगे। अब हम सब लोग एक साथ रहते हैं और मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको पहले मिले।